हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट आरईसी से। इसमें हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो अगर रेफ्रिजरेशन को देखें तो ये एक टाइप की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? टेम्परेचर कम करने वाली प्रोसेस, सराउंडिंग के कंपेयर में, है ना। तो सिंपल है इसको समझना कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ या प्रोसेस टू मेंटेन, इट इज़ द प्रोसेस टू मेंटेन टेम्परेचर टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और द टेम्परेचर ऑफ रूम। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से या फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कहीं पे भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। और इसको कैसे किया जाता है? तो हमने कहा रेफ्रिजरेशन क्या है। सबसे पहले हमने कहा रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका कोई एक फिक्स बाउंड्री बाउंड्री के अंदर कोई सिस्टम होगा, और ये सिस्टम अगर आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम या स्टोरेज का आप कुछ टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं सराउंडिंग के कंपेयर में। ठीक है, ये मान लिया आपका पूरा सराउंडिंग है, और इस सराउंडिंग के कंपेयर में अगर आप कुछ भी टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं इस सिस्टम में, मतलब इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और यही कूलिंग इफेक्ट हमारा कहलाता है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। तो किसी भी जगह पे अगर आप कुछ टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उस जगह पर, और वहां से अगर कुछ ना कुछ आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो वही इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। अब बात आती है कि ये जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज करने वाली, तो क्या ये किसी एक फिक्स टाइम के लिए होनी चाहिए? नहीं, ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि भाई रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस है वो हमारा जो एक जगह पे टेम्परेचर जो है वो लो मेंटेन कर पाती है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होनी चाहिए वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस टू मेंटेन टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि हम कहीं पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट वहां पे किसी एक फिक्स टाइम के लिए हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट किया, उसके कुछ टाइम बाद सराउंडिंग से इंटरेक्शन होने के कारण हीट ट्रांसफर होने लग गया, जिसके कारण अगेन आपका इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारा रेफ्रिजरेटर भी जो होता है वो बाहर से पूरा इंसुलेटेड होता है ना। तो रेफ्रिजरेटर भी आपका क्या देता है? आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम चाहते हैं कि जो हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चले, यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन ना हो पाए, या फिर जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो टेम्परेचर ड्रॉप होता ही रहे जब तक हमें चाहिए है। इसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की। इसीलिए बात होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल की, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें कहीं पे किसी भी सिस्टम में या किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज चाहिए। हम चाहते हैं कि वहाँ पे डिक्रीज होता ही रहे, या फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रखा है वो मेंटेन रहे कंटिन्यूसली। इसलिए हम वहाँ पे उसे क्लोज सिस्टम बना देते हैं एक तरफ से, और उसको क्या कर देते हैं, पूरा एक साइकिल के थ्रू चलाते हैं, और वहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन हम नहीं रखते डायरेक्ट सराउंडिंग के साथ। ये हमारे पास बात आती है रेफ्रिजरेशन की। अब देखिए, रेफ्रिजरेशन में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे अगर किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर ड्रॉप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ ये मेरे पास कहीं पे वाटर है, ठीक है, ये मेरा कोई कंटेनर है जिसमें वाटर भरा है। अब मुझे इस वाटर का कुछ टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक सिंपल फेनोमेना है। क्या सिंपल फेनोमेना है? हीट एब्जॉर्ब करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हीट को कुछ एब्जॉर्ब कर देना है इस वाटर से, और ये क्या बन जाएगा? आइस बन सकता है। मतलब इसका टेम्परेचर क्या कर दिया हमने? रिड्यूस कर दिया। तो वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो मतलब उससे कुछ हीट हमें एब्जॉर्ब करनी होगी, कुछ हीट हमें उससे निकालनी होगी। सिमिलरली इसी का उल्टा अगर आप देखें तो आइस से वाटर बनाना होता है तो हमें पता होता है हमें हीट ऐड करनी है, ठीक है। बट वाटर से आइस बनाना है तो हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करनी होगी, और यही हम रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हीट इससे एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ हम इससे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और वही हीट एब्जॉर्ब करने से जितना ज्यादा हम ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना कम यहाँ का टेम्परेचर होगा, मतलब उतना ज्यादा यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां से भी आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहां से आपने हीट ले ली, तो मतलब वहां पे अब क्या बचा? वहां पे अब बची कूलिंग,
ठीक है ना, वहां पे से आपने हीट ले ली तो मतलब वहां पे क्या होगा, कूलिंग होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात रहती है कि हम यहाँ से अगर हीट एब्जॉर्ब करते हैं तभी हम किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम या स्टोरेज का टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं, और यही हम रेफ्रिजरेटर में भी करेंगे। अब देखिए, यही हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो हमने बोल दिया कि ये हमने रेफ्रिजरेटर में करा, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, अब ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये कौन है, ये एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। इसकी बात करेंगे हम आगे अलग से चैप्टर में। बट रेफ्रिजरेंट को अगर आप समझें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पे अगर आता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, या उस किसी भी ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट में आता है, या मटेरियल के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि देखिए, जो हम ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाते हैं ना मेनली रेफ्रिजरेटर में, वो हम किसके लिए बनाते हैं, वो जो हमारा फूड आइटम होगा उसके लिए बनाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, जो हमारे फूड आइटम है ये देर तक चले। ठीक है ना, ये देर तक चले, तो देर तक चले मतलब यहाँ पे फ्रेश रहे। फ्रेश रहने के लिए हम यहाँ पे फूड आइटम रख देते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसे करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करता है हमारा रेफ्रिजरेंट। कैसे, इसी फूड आइटम से हीट एब्जॉर्ब करके। अब ये जो फूड आइटम हम रख रहे हैं मेनली, ये रूम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा अगर इसका फूड आइटम का, तो बेहतर है कि हम अपने फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में ना रखें, बाहर ही रखें। ठीक है ना, बाहर ही रखें सराउंडिंग में, तो तब तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो ही जाएगा ना रूम टेम्परेचर के जितना। तो रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर को क्रिएट करना, बिलो टेम्परेचर को मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेटर का काम है। तो हम जो यहाँ पे फूड आइटम रखेंगे वो हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर तक तो आप सराउंडिंग से भी पहुंच जाते हैं। सिंपल। तो यहाँ पर आप अगर किसी रूम टेम्परेचर के फूड आइटम को रखते हैं तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है, और जैसे ही ऐसे फूड आइटम के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, वेपर फेज में चला जाता है। और क्यों, क्योंकि वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें कुछ हीट ऐड होने के कारण वो लिक्विड से वेपर बन जाता है। तो ये तो बात रहेगी रेफ्रिजरेंट की। ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कैसे करता है। अब जो भी रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा ताकि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कुछ कूल हो सके, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा हीट कहाँ देगा, सराउंडिंग में छोड़ेगा, है ना। जो भी उसने हीट एब्जॉर्ब करी वो तो उसको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी, तो वो कहाँ छोड़ता है उसे, वो छोड़ता है उसे सराउंडिंग में। ठीक है, और वो छोड़ता है मतलब उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्ट अगर वो सराउंडिंग में करेगा तो इसके लिए जरूरी होता है कि अगर आप लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्रेसर वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण आप क्या कर सकते हैं, वो कंप्रेसर वर्क से ही आप कहीं पे लो टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, और इस हीट को सराउंडिंग में भेज सकते हैं जो भी आपने हीट रिजेक्ट करी उस फूड आइटम से। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर में। आइए बात करते हैं सीओपी की। तो हमने जैसे कि कहा कि हमारे पास कहीं भी हमारा कोई ना कोई एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जिसका हमें टेम्परेचर ड्रॉप करना होता है, और इसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, हमारा जितना भी फूड आइटम होगा। ठीक है, जो भी हम रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसका टेम्परेचर हमें ड्रॉप करना होता है, और इसका टेम्परेचर हम ड्रॉप करते हैं किसी रेफ्रिजरेंट की मदद से, जो कि इससे कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, और जितना ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करता है हमारे इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस रेफ्रिजरेटर को कुछ वर्क देते हैं, और वर्क देने से, इस कंप्रेसर वर्क से जो भी हीट इस रेफ्रिजरेंट ने एब्जॉर्ब करी, उस हीट को ये आउट कर देते हैं कहाँ, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना भी होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका जितना भी होगा, मान लिया वो है T1, वहां आप इसको रिजेक्ट कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस एब्जॉर्ब हीट को Q2 ले लें और इस रिजेक्ट हीट को Q1 से डिनोट करें, और यहाँ पे टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो T1 मान लें, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमने बात भी करी है, ये हमारा है लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वॉयर। ठीक है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वॉयर। और लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर हम हीट देते हैं तो कंप्रेसर वर्क की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस। तो अगर हम यहाँ पे सीओपी निकालते हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस बताता है, सीओपी क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है। एक तरीके से ये आउटपुट अपॉन इनपुट ही बताएगा, मतलब आउटपुट में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जो हमारा एक डिजायर्ड इफेक्ट है, और वो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहलाता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो
कहाँ पे मिल रहा है हमें, वो यहाँ पे मिल रहा है। और वो कब ज़्यादा मिलेगा, जब इस एब्जॉर्ब्ड हीट का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो एब्जॉर्ब्ड हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो होगा उतना ज़्यादा आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलने वाला है, या फिर यहाँ पे कहें तो कूलिंग मिलने वाली है इस रीजन में। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कूलिंग क्रिएट करनी है अपने फूड आइटम के लिए, अपने मटेरियल के लिए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो यहाँ पे इनपुट में क्या है, इनपुट में होता है हमारा वर्क, जो कि हम कंप्रेसर वर्क दे रहे हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क इज अवर सीओपी, यही हमारा क्या कहलाता है, सीओपी कहलाता है। तो ये बेसिक सी बात है। कुछ फॉर्मूले आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो सीओपी होती है रेफ्रिजरेटर की, वो क्या होती है, वो होती है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू जो भी आप हीट दे रहे हैं। ठीक है, हमने उसको लिया था Q2। ठीक है, Q2 था, और यहाँ पे था कंप्रेसर वर्क। ठीक है, इसी को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल रहे हैं। और फॉर्मूले आते हैं जैसे इसमें कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है। तो इसको हम लिखते हैं एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब अगर किसी भी एक होल मास के, ठीक है, जो भी आपका कुछ भी होगा, मान लिया आपका 10,000 किलोग्राम का मास है, इसके लिए आपको पूरा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालनी है। मतलब कितना ये आपको कूलिंग दे सकता है, कितना ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दे सकता है, ये पूरा 10,000 किलोग्राम मास। तो आप क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ, है ना। कितना 1 किलोग्राम आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई आइस है, तो हमें पता होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 किलोग्राम आइस जो है वो हमें 336 किलो जूल का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। और अगर वो 10,000 किलोग्राम का मास है, तो मतलब जो पूरी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होगी, या रेफ्रिजरेशन लोड भी इसको कई बार कह दिया जाता है, ये जो रेफ्रिजरेशन लोड होगा ये कितना होगा, ये होगा एम डॉट 10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 336। और अगर आपको रेट निकालना है तो हमने यहाँ पे एम डॉट लिखा है। रेट निकालना है कितने टाइम के लिए है, तो मान लिया कि अगर आपने ये 5 सेकंड के लिए देखा, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका क्या, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ऐसे ही फॉर्मूला आता है हमारे पास इनपुट पावर का। तो इनपुट पावर में आप एम डॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्क के साथ। तो एम डॉट क्या होता है, एम डॉट है किलोग्राम पर सेकेंड, क्योंकि ये एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपको रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा अपनी साइकिल्स में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, वर्क को क्या लिखते हैं, किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, सॉरी, किलो जूल पर किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो इनपुट पावर है वो किलोवाट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो किलो जूल पर सेकेंड आपको यूनिट मिलती है यहाँ से, और इसको आप लिख सकते हैं किलो वॉट। ठीक है, क्या हो गया, किलो वॉट। ऐसे ही कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे सीओपी पूछ लेते हैं। रिलेटिव सीओपी क्या होता है, रिलेटिव सीओपी होता है जो हमारी एक्चुअल सीओपी है, जो भी हमारी एक्चुअल सीओपी है, उसको जब कंपेयर करा जाता है, उसको जब कंपेयर किया जाता है थ्योरेटिकल सीओपी से, तो जो रिजल्ट मिलता है वो रहता है हमारा सीओपी ऑफ रिलेटिव सीओपी। ठीक है, ऐसे ही सीओपी को अगर आप देखें तो हीट पंप की भी सीओपी होती है। तो हीट पंप की सीओपी कितनी होती है, उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं होता, उसका होता है हीटिंग इफेक्ट। मतलब जितना आपको हीट चाहिए, हीट रिजेक्शन जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो उसके लिए है कितना हीट आप सप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक सिस्टम में, या किसी एक फिक्स्ड बाउंड्री में। तो वहां पे हमारा जो हीट पंप होगा उसके लिए जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, Q1 होता है। मतलब जो हाई टेम्परेचर है ऊपर वाला, ठीक है ना, वहां पे हम यहाँ पे हम बात करते हैं सोर्स टेम्परेचर की। ठीक है, ये जो सोर्स टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हीट पंप है, और ये हमारा है सिंक टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगर ये हमारे पास कुछ Q2 हीट लेता है, और Q1 हीट यहाँ क्या देता है, ज़्यादा देता है, तो हम चाहते हैं कि ये Q1 बढ़े, क्योंकि जो भी हमारा रूम है वहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं लेते, यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट लेते हैं। तो Q1 अपॉन कितना आप वर्क दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो वर्क आप कितना देते हैं, ये आपका सीओपी ऑफ हीट पंप है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं सीओपी का, किसका, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का, तो हीट पंप की रेफ्रिजरेटर से सीओपी ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है, 1 ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर को लिख सकते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप के इक्वल। ऐसे ही कई सारे फॉर्मूले आते हैं कि भाई जो एफिशिएंसी होती है उसको हम कई बार लिख लेते हैं
1/COP ऑफ हीट पंप, या फिर COP ऑफ हीट पंप को 1/एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो एफिशिएंसी है उसको हम हमेशा 1 से कम लेते हैं, जबकि जो COP है उसको हम 1 से ज़्यादा लेते हैं, और उसका कारण यही है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एफिशिएंसी का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको COP का वैल्यू क्या मिलेगा। अगर आपने एफिशिएंसी का वैल्यू 0.65 रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है जो COP आपको मिलेगा वो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब आइए बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के ऊपर। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम यहाँ पे शो करते हैं TR से, 1 TR। जैसे TR होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए एंशियंट टाइम में जो हमारे इजिप्टियन लोग थे वो क्या करते थे, वो यहाँ पे कूलिंग करते थे, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते थे। किससे? आइस से। कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते थे आइस से। कैसे? आइस में क्या होता था, यहाँ पे जो भी हमारी वार्म एयर होती थी ना सराउंडिंग की, वो क्या करती थी, इस पे इवेपोरेशन करती थी। और इवेपोरेशन होने के कारण जो भी हम यहाँ पे सराउंडिंग से हीट लेते थे, सराउंडिंग से हीट लेते थे, ठीक है ना, ये आइस जो है ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जहां से वो हीट ले रहा है वहां तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा ही होगा। तो वहां पे क्या हो जाता था, इवेपोरेशन के कारण हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता था। और वो लोग जो थे वो क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे कूलिंग के लिए। अगर कहीं पे जो भी है नेचुरल मेथड अगर उनको मिलता था, वहाँ पे नेचुरल मेथड से जो भी आइस जनरेट होती थी उससे वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे ये टर्म आता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि मतलब 1000 किलोग्राम जो आपके पास आइस है वो कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दे सकती है 24 घंटे के अंतर्गत, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होने पर। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होने पर जब तक आपका किसी भी 1000 किलोग्राम आइस का मेल्टिंग होता है, तो उस दौरान, उस 24 घंटे के दौरान कितना आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, वही हमारा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। क्योंकि पहले से ही यहाँ पे चला आता है, जो हमारे पास पहला जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था वो आइस रेफ्रिजरेशन था। ठीक है, तो आइस रेफ्रिजरेशन से ही हम यहाँ पे कूलिंग करते थे, या जिस भी मटेरियल को हमें देर तक चलाना है, उसे फ्रेश रखना है, उसको उसको हम फ्रेश रखने के लिए आइस का यूज करते थे, आइस से ही हम कूलिंग करते थे। तो यहाँ पे इसीलिए ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आया। ठीक है, तो आपको पता है टन मतलब क्या होता है, टन मतलब होता है 1000 किलोग्राम। तो अगर इसको डिटेल में समझें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा है 1000 किलोग्राम का कोई आइस। ठीक है, इसको अगर आप रूम में रख दें अपने, या फिर कहीं भी सराउंडिंग पे रख दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1000 किलोग्राम आइस को आप रख देते हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और यहाँ पे है हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे जो वार्म एयर है वो इसके कांटेक्ट में आती है, और वार्म एयर क्या करती है, यहाँ से इवेपोरेशन करना स्टार्ट करती है। और जैसे जैसे ये इवेपोरेट होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी होगी रेफ्रिजरेशन में, कि यहाँ पे जब भी इवेपोरेशन होगा वहां पे हमेशा हमेशा कूलिंग होगी। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा यहाँ पे आपके पास कुछ आइस है और उसका कुछ भी इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब वहां से कुछ ना कुछ जो है हीट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है ना, जो भी उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो जहां से भी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जहां से भी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां का तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इवेपोरेशन के दौरान हमारा हमेशा कूलिंग हमें इफेक्ट मिलता है, और यही चीज वो लोग जानते थे। ठीक है ना, जो पहले से इस चीज को यूज कर रहे थे आइस को, उसमें भी क्या हो रहा था, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग मिल रही थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम रेफ्रिजरेटर में भी लगाते हैं, और वहीं पे हमारा इवेपोरेटर भी होता है। तो इवेपोरेटर का काम ही क्या है, इवेपोरेट करना, रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करना। और जितना ज्यादा जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो जितना ज़्यादा इवेपोरेट होता है उतना ज़्यादा हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने कहा ये हमारी आइस है जो कि वार्म एयर के कांटेक्ट में आएगी, और ये वार्म एयर क्या करेगा, यहाँ से इवेपोरेशन करेगा, जिससे आपको यहाँ पे जो आपका रूम होगा, या जो भी आपका जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे आपको कोल्ड एयर मिलेगा। ठीक है ना, आउटपुट में। तो कोल्ड एयर आपको मिलता है, कब तक मिलता है ये कोल्ड एयर या फिर ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जब तक कि आपका
जब तक कि आपका ये पूरा का पूरा आइस जो है ये वाटर नहीं बन जाता, ठीक है ना। क्या नहीं बन जाता? वाटर नहीं बन जाता, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें जो हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लेते हैं, इसमें हम जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेते हैं या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में जो हम रेट लेते हैं हीट ट्रांसफर का, वो हम लेते हैं 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है। 24 आवर्स के अंतर्गत क्या क्या हुआ, कितना मतलब हीट जो भी हमारा रेट था, किसका जो भी हमारा रेट था हीट ट्रांसफर रेट, या जिस भी रेट से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिला, उस उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 टीआर को या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को, कि अगर आपके पास 1000 किलोग्राम कोई आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें जो भी वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जो भी वो हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, वो हीट क्या है, वो हीट जो भी इसमें ऐड हो रही है, वो हीट क्या करती है यहाँ पे, वो हीट इसको वाटर में बदल देती है, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। अगर वो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल दे और वो कुछ ना कुछ हमें कोल्ड एयर देता रहे आउटपुट में, और ये क्या है, एक टाइप का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसी आइस से अगर हमें मिलता है 24 घंटे के अंतर्गत, और जितना भी ये इफेक्ट होगा, जितना भी इसका रेट होगा इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, वो हमारा कहलाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जिस भी रेट से ये हीट ट्रांसफर हो रही होगी, जो भी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर आप कहीं जो भी आपको मिल रही है आउटपुट में, जो भी आपको कूलिंग हो रही है जिस भी रेट से, वो हमारा क्या कहलाता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है। सिंपल। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हीट ये एब्जॉर्ब हो रही है या जो हीट ये ऐड हो रही है, ये क्या कर रही है? इसको मेल्ट कर रही है। मेल्ट कर रही है मतलब फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अगर आपने प्योर सब्सटेंस पढ़ा है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेम, एंड दूसरी चीज यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। तो मेल्टिंग हो रही है, जब भी यहाँ पे मेल्टिंग हो और टेम्परेचर सेम हो, तो मतलब जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी वो कौन सी है? लेटेंट हीट। और क्योंकि सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल रहा है, तो कौन सी लेटेंट हीट है? वेपोराइजेशन या फ्यूजन? फ्यूजन। तो यहाँ पे हम जब भी किसी एक आइस को वाटर में बदलते हैं, ठीक है ना, 1 टीआर की बात करें अगर आप, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? आइस को हम वाटर में बदलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है दोनों जगह, तो हम यहाँ पे जो भी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि जो सॉलिड आइस है वो लिक्विड में बदल रहा है। अगर लिक्विड वेपर में बदलता तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता। तो ये आपको अगर सिंपल पता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिला आउटपुट में, वो आपका 1 टीआर है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। तो यहाँ पे से अगर हम देखें तो 1 टीआर को हम क्या लिख सकते हैं कि कितना यहाँ पे लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट जो है वो आपका एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है ना, जितना भी आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ, तो कितना उसका रेट है। तो अगर आप उसी रेट को निकाल देते हैं जिससे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है या जिससे आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किससे? आइस से, तो ये हो जाता है हमारा Q डॉट इज इक्वल टू m डॉट LF, ठीक है। यही होगा हमारा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 1 टीआर कितना होगा? m डॉट LF, ठीक है। m डॉट LF लिखा हमने, डेल टी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे सेंसिबल हीट तो दे नहीं रहे हैं, सेंसिबल हीट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेल टी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट दी जाती है। और आपको फॉर्मूला भी पता होगा कि Q इज इक्वल टू MLF हम लिखते हैं या MLV लिखते हैं अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो यहाँ पे हम m डॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे? हमने कहा 1000 किलोग्राम है, तो 1000 किलोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब ये m डॉट क्या है? m डॉट है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो m डॉट को आप खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? m अपॉन टी इंटू LF, और m अपॉन टी है तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? 24 घंटे, है ना। तो आपको पता चल गया, मास है 1000 किलोग्राम, LF कितना होता है? देखिए हमारे पास अगर 1 किलोग्राम आइस है तो वो कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देती होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? वो देती है 336 किलो जूल का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे भी जो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है किलो जूल पर किलोग्राम का, कि मतलब 1 किलोग्राम आइस या 1 किलोग्राम कोई भी जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सब्सटेंस, कितना किलो जूल यहाँ पे, कितना किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा 1 किलोग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो 336 किलो जूल का हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब 336 का वो हमें क्या देने वाला है? वो हमें कूलिंग इफेक्ट देने वाला है 336 किलो जूल का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे TR होगा वो क्या होगा? जो हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा? 336 इस 1000 किलोग्राम से मिलने वाले,
ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 1000 किलोग्राम का आइस है वो टोटल कितने का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देगा, वो देगा 1000 इंटू 336 का। ठीक है, जैसे कि हम बता भी रहे थे। और कितने टाइम में देगा, तो 24 घंटे में देगा। तो बस आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको मिलेगा 1400 किलो जूल पर आवर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला, 1 TR इज इक्वल टू 1400 किलो जूल पर आवर। इस आवर को अगर आप मिनट में बदलें तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 TR का वैल्यू, वो हो जाएगा 1400 अपॉन 60। दैट विल बिकम 233.33 समथिंग। और इसको हम लिख लेते हैं 210, क्योंकि ज़्यादातर यही डाटा यूज होता है। 210 या 211 हम लिख लेते हैं किलो जूल पर मिनट। अब अगर इसे किलो जूल पर सेकंड में बदलना हो तो अगेन आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो आप 1 TR को क्या लिख सकते हैं, 210। और इसी को अगर आप 60 से डिवाइड कर देते तो आपको मिल जाता है किलो जूल पर सेकंड में कितना, ये मिलता है आपको 3.5। और जूल पर सेकंड आपको पता होगा, जूल पर सेकंड होता है हमारा वॉट, तो किलो वॉट आपका बन जाएगा कौन, 1 TR। और कितने किलो वॉट बन रहा है, 3.5। तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं कि 1 TR को आप 210 किलो जूल पर मिनट भी लिखते हैं और 3.5 किलो वॉट भी लिखते हैं। ये काफी बार पूछ लिया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन मेथड की। रेफ्रिजरेशन मेथड कौन कौन से थे हमारे पास। तो सबसे पुराना जो मेथड है, हमने कहा वो आइस से हमें क्या मिलती थी, कूलिंग इफेक्ट मिलता था। तो हमारा ये जो कूलिंग इफेक्ट मिलता था किसी एक पर्टिकुलर चैम्बर में, अगर आप बात करें तो किसी एक चैम्बर में जो कि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या स्टोरेज जो था उसमें हम करते क्या थे, हम यहाँ पे रख देते थे आइस किसी एक हाइट पे। और इस हाइट पे रखने से क्या होता था, इस हाइट पे रखने से जो भी हमारी कोल्ड एयर थी वो उसकी डेंसिटी हाई होने के कारण वो नीचे की ओर जाती थी। और यहाँ हम क्या कर देते थे, यहाँ हम रख देते थे जो भी हमारा मटेरियल है, जिसे भी हमने, जो भी हमारा मटेरियल होगा उसको हम यहाँ रख देते थे, ताकि जो मटेरियल है वो फ्रेश रहे। ठीक है, फ्रेश रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम आइस रखते थे और वो आइस क्या करती थी, वो आइस धीरे धीरे यहाँ से क्या करती थी, यहाँ पे इवेपोरेशन होता था। और इवेपोरेशन होने के कारण जो भी हमारी कोल्ड एयर है वो नीचे की ओर जाती थी और जो लाइट एयर है वो अगेन ऊपर की ओर जाती थी। और ये साइकिल चलते रहती थी जब तक कि आपका पूरा जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर नहीं बन जाता। और जो भी हमारा मटेरियल है ये कूल हो रहा है इस कन्वेक्टिव एयर के कारण। ठीक है ना, इस कन्वेक्टिव करंट के कारण कह सकते हैं आप। ठीक है, जो कन्वेक्शन हो रहा है उसके कारण यहाँ पे कूलिंग होती है इस मटेरियल की। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। ऐसे ही हमारे पास ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड है जिसमें हमारे पास CO2 होता है। तो इसके बाद कई सारे मेथड आए, जैसे ये तो हमारा सबसे ओल्ड था आइस रेफ्रिजरेशन। उसके बाद कई सारे हैं, जैसे हमारे पास है LIBR है, ठीक है ना, LIBR है। और जैसे कि VARS है, VCRS है, ठीक है, VARS है, VCRS है। VCRS सबसे सिंपल है, हम आगे इसी को डिस्कस करेंगे। और हमारे पास स्टीम जेट मेथड है, ठीक है ना, स्टीम जेट है जिसमें कि हम रेफ्रिजरेशन करेंगे। तो ये सारे हमारे रेफ्रिजरेशन मेथड हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं VCRS की। VCRS की बात करें तो इसको हम VC साइकिल भी बोलते हैं। ये हमारा VC साइकिल भी कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ये हमारा एक टाइप का क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्योंकि इसमें वेपर होता है, रेफ्रिजरेंट का वेपर फेस होता है और यहाँ पे उसको हम कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर की मदद से, इसीलिए हम उसको VCRS बोलते हैं। ठीक है, VCRS बोलते हैं। देखिए इसको VCRS को अगर हम पूरा लिखें तो हम लिख सकते हैं कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो आइए अगर इस पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या 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 होता है इसमें। तो ये जो यूज़ होता है ये हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, क्योंकि सबसे सिंपल टाइप है। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है क्योंकि जो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये काफ़ी छोटा है, मतलब कि एरिया वाइज अगर आप कहें तो बहुत कम एरिया में आपको ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होता है हमारा रेफ्रिजरेटर, अगर आप देखें, क्योंकि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ये यूज़ होता है, तो हमारा रेफ्रिजरेटर हमने मान लिया ये है हमारा उसका बैक साइड। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, ये हमारा बैक साइड। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, जिसको आप फ्रिज बोलते हैं, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो सबसे ऊपर वाला अगर आप देखें तो आपको ऊपर कैबिनेट मिलता है। ठीक है, ये हम बैक व्यू देख रहे हैं, तो अगर आप आगे से देखते हैं तो आपको एक कैबिनेट दिखता है जिसमें बर्फ जमती है। तो वही है हमारा क्या, इवेपोरेटर। वही है हमारा
इवेपोरेटर। और इस इवेपोरेटर में बर्फ जमती कैसे है, तो हमने कहा था कि रेफ्रिजरेंट की मदद से रेफ्रिजरेंट कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, जो भी हमारा आगे सिस्टम है, स्टोरेज है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन स्टोरेज है, वहां से कुछ ना कुछ वो हीट लेता है और वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इन इवेपोरेटिंग कॉइल्स में फ्लो करता है, इन इवेपोरेटिंग कॉइल्स में फ्लो करता है, जो कि इवेपोरेटर के आसपास पे, ठीक है ना, आसपास पे लपेटी हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है हमारी इवेपोरेटिंग कॉइल्स जिनके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। इवेपोरेटिंग इवेपोरेटिंग कॉइल्स, तो ये तो हो गया हमारा इवेपोरेटर। इसके बाद क्या होता है, ये इवेपोरेटर कनेक्ट होता है एक कैपिलरी ट्यूब से, आगे बात करेंगे इसकी, जो कि क्या है, एक टाइप का एक्सपेंशन वेल्व कहें या फिर एक्सपेंशन डिवाइस है। तो यहाँ पे ये थ्रॉटलिंग डिवाइस है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है। ये थ्रॉटलिंग डिवाइस हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है ना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ये कैपिलरी ट्यूब होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको फ्रिज के पीछे से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ट्यूब, ठीक है ना। ये क्या ट्यूब है, यही ट्यूब है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जो भी हमारे पास रेफ्रिजरेंट जब भी हमारे पास वेपर फॉर्म में आएगा तो उसको ये कंडेंस करेगा लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में इसको कंप्रेस करके ये इसको वापस से इवेपोरेटर में भेजेगा, ठीक है ना, इवेपोरेटर में भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइकिल जो है कुछ इस तरीके से चलेगी, ठीक है, अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से यहाँ से गया हमारा इवेपोरेटर में, यहाँ से कनेक्ट रहता है हमारा, अल्टीमेटली हमारा कनेक्ट रहता है यहाँ, आपने देखा होगा पीछे से इस तरीके का कुछ बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा, इसी के अंदर रहता है कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, प्रेशराइज करता है, ठीक है, जो भी हमारे पास वेपर रेफ्रिजरेंट जाता है उसको कंप्रेस करता है, और उसके बाद यहाँ से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाता है जब ये इवेपोरेटर से कनेक्ट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम इसी VCRS साइकिल को कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ और साइकिल्स भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगी।